और तुमको इतना डाटा है। बहुत सेक्रीफाइस किया है इनफैक्ट सर, मतलब कई चीज़ें, कई बार ये बोलते हैं कहीं हमें जाना है तो ये बोलते हैं एक काम करो, छोटे वाले बेटे को लेके तुम साथ में चली जाओ। कभी नहीं सर, मन ही नहीं होता था कि ऐसे कैसे कर लेंगे जाके कि आरुष यहाँ पे है और हम जाके एंजॉय करके। में आपका ट्रस्ट नहीं था, ऐसा क्यों सर? मतलब एक जी। और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि 200 के 200 बच्चों पे फोकस करते हैं, वो तो चूज़ कर लेते हैं कि 8-10 बच्चे हैं जो हमें रिजल्ट दे सकते हैं जी। उन पे फोकस करते हैं। तो उसमें एक रिस्क होता है कि हम 10 साल के बच्चे को हम कहाँ डाल रहे हैं। कोई भी रात को सो के सुबह उठे कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर दूं, पॉसिबल ही नहीं। अब ये नहीं कि हम माता पिता ऐश कर रहे हैं और बच्चा हमारा वहाँ स्ट्रगल कर रहा है। क्या आप अपने दोस्तों को जो अभी आपके जूनियर हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी जाएंगे, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? सक्सेस एक स्ट्रगल है, उसको एंजॉय करो। यदि आप उससे डरोगे, भागोगे, तो आप सक्सेस से उतनी ही दूर भागोगे। मुझे आपका इंस्टीट्यूट मिला, मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। मैम, आपको क्या फील हो रहा है जब अब आप तो आरुष आरएमसी जा रहे हैं, क्या इमोशनल है? हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हमारे साथ हैं आरुष गुप्ता और उनके फादर, जो अभी आरएमसी जून 2025 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आरएमसी जाने के लिए रेडी हैं। और जब तक ये आप वीडियो देखेंगे तब तक ये आरएमसी के अंदर में होंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आरुष की और उनके फादर की जो स्ट्रगल है, जो एक एग्ज़ाम को कैसे हम प्रिपेयर करें इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के एग्ज़ाम को, और किस तरीके से पेरेंट्स को एक अपने बच्चे पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, या बच्चे के साथ कैसा एक रिलेशन बनाना चाहिए, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका सर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। एंड आरुष, कैसा फील कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड। फीलिंग वेरी गुड। क्यों? सर इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन RIMC में जाने मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो आरुष गुप्ता, आपको आरएमसी के बारे में कैसे पता चला? सर मैं जब RMS का क्वालिफाई किया था, RMS बेलगाम के अंदर ही मुझे पता चला था कि RIMC भी होता है। कौन सा ईयर आपने पे क्वालिफाई किया था? सर 2024 वाला जो बैच था। 2024 वाला। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर आपने आरएमसी के बारे में पता किया। हाँ सर। तो सर आपका डिसीजन बड़ा डिफिकल्ट नहीं था कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को आरएमएस भेज दिया, फिर उसके बाद वापस बुला के आरएमसी की प्रिपरेशन करा? क्या एक पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी होता है? एक्चुअली सर मैं भी हॉस्टल में रह करके मैंने एजुकेशन ली है। ओके। मुझे लगता है कि हॉस्टल में जो बच्चा रहता है वो मेंटली फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसको सेल्फ डिसीजन लेने की ज़्यादा क्षमता होती है। ओके। इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे आरुष को हॉस्टल में ही भेजना चाहिए। और शुरू से ही मुझे थोड़ा सा आर्मी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, बीइंग मैं डॉक्टर हूँ फिर भी, लेकिन मुझे आर्मी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो मैं इनिशियली मैंने सैनिक और RMS के लिए ट्राई किया। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, RIMC उससे बेटर है, इंडिया में केवल एक ही इंस्टीट्यूट है। तो मुझे लगा मेरे बेटे की अभी एज भी कम है तो मैं RIMC के लिए ट्राई कर सकता हूँ। ओके। उसी बीच में मुझे फाउंडेशन क्लासेस के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ और मैंने आरुष को मेंटली तैयार किया कि तुम RIMC तैयारी करो। अच्छा, वहाँ से आपने एडमिशन स्किप करा के फिर आप? या मैंने वहाँ से उसको TC लेकर के फिर मैंने तैयारी कराई। तो सर आप जब आरएमसी के लिए सोचे तो बहुत सारे पेरेंट्स का एक ये रहता है डर कि इतना टफ एग्जाम है, स्टेट यूपी स्टेट से आप हैं, इतना यूपी में इतने क्राउड होता है, कभी कभी 8-8 10-10 बच्चे सेलेक्ट हो जाते, क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगा इतना टफ एग्जाम है, ऐसे कैसे? नहीं सर, मुझे कोई डर नहीं लगा क्योंकि मुझे अपने बच्चे पे विश्वास था कि वो मेहनत कर सकता है और मुझे अपने आप में विश्वास था कि मैं बच्चे को टाइम दे सकता हूँ। ओके। मैं और मेरी वाइफ ने पूरा टाइम दिया। ओके। किचन तो को आप ये पूरा टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब आप अपने वर्किंग आपका क्लिनिक है और आप उसे रन करते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? मैं इसको अपना टारगेट दे करके चला जाता था और कभी मुझे लगता था कि नहीं ये घर में प्रॉपर नहीं पढ़ सकता है तो मैं अपने साथ क्लिनिक ले जाता था। अच्छा। और वहाँ उसको सेपरेट रूम में रख करके इसको टारगेट दे देता था और बीच बीच में मैं चेक करता रहता था। तो आरुष, पापा जो वर्क देते थे वो टाइम से हो जाता था? हाँ सर, हो जाता था। या कभी कभी? हाँ, कभी कभी छूट जाता था। तो सर फिर क्या होता था? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती थी, फिर समझाते थे इसको। अच्छा लगता था तब?
नहीं सर, डांट पड़ने भी तो अच्छा नहीं लगता था। आप कैसा अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। तो आप क्या लगता है, डांट सही पड़ी या गलत? सर सही पड़ी है। सही पड़ी है। तो आप अपने जो अभी बच्चे देख रहे हैं इन सबको क्या बोलना चाहोगे? पेरेंट्स डांटते हैं या थोड़ा बहुत पीट देते हैं तो क्या सोचना चाहिए? सर उस टाइम पे भले ही बुरा लगे, लेकिन वो उसको आप पॉजिटिव वे में लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो फिर आपको एक रिजल्ट मिलता है। हाँ। ग्रेट। तो अभी आप बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं? हाँ सर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ। तो अभी पहले से कॉन्फिडेंस था कि आरएमसी क्वालिफाई कर लेंगे? हाँ सर था। अच्छा, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो पहले अटेम्प्ट में सर क्या था, प्रिपरेशन कैसी थी? एक्चुअली सर जब मैं इसको सैनिक स्कूल और आर्मिस की प्रिपरेशन करा रहा था तो ऐसे ही मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे एक एकेडमी के बारे में पता लगा, तो मैंने ज्वाइन करा दिया। जी। अब आरएमएस के बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हमें आरआईएमसी की प्रिपरेशन करानी चाहिए। जी। तो थोड़ा मेरे सेक्शन में थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने और ज़्यादा सर्च नहीं किया उसके बारे में, और मैंने उसी इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू कर लिया। ओके। बट जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ लखनऊ में, जी। तो वहाँ पर कई कोचिंग्स आई थी, सबके व्यूज़ मैंने देखे, तब मुझे लगा कि शायद मैं रॉन्ग ट्रैक पर हूँ और मुझे फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर प्रॉपर कॉपी चेकिंग होती है, जहाँ पर टेस्ट प्रॉपर होते हैं, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन किया। मुझे याद है सर, आपने मेरे से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया था। अभी तो आप काफ़ी, चलिए बच्चा क्वालिफाई हुआ, रिजल्ट आ गया, उस समय आपका ट्रस्ट नहीं था। ऐसा क्यों सर? मतलब एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है ना, कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, हाँ ठीक है बच्चा तैयारी करेगा, एक ट्रस्ट ऐसा कैसे आप मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ये कि जब आपसे हमारी जूम मीटिंग हुई थी तो मुझे लगा था कि जो सामने वाला व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली मतलब ओपन माइंडेड है, बहुत ही क्लियर उनका विज़न है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई छल कपट होने वाला है। तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने पहले भी एक एकेडमी 1 वीक के लिए मैंने ट्राई किया था देहरादून से, लेकिन मुझे उनका नहीं अच्छा लगा। देन आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन फाउंडेशन क्लासेस। और उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप वीक में 2-2 3-3 बार आपके फ़ोन आ रहे हैं कि आरुष क्या कर रहा है, आरुष ने क्या टारगेट आज पूरा किया कि नहीं किया। ये सब कौन करता है? कोई नहीं करता है। और वही रीज़न है कि मुझे 6 मंथ में रिजल्ट मिला आरुष का। तो ये केवल 6 मंथ में हमारे यहाँ पढ़ के क्वालिफाई? 6 मंथ में रिजल्ट मिला है इसका। AIR कितनी है आरुष तुम्हारी? 25। और उसके पहले आपके कितने मार्क्स थे मैथ्स में? 75 थे। 75। अभी तो मार्क्स रिवील नहीं हुए, बट और अब तो मार्क्स आपको रिवील होते नहीं है, बट अभी तो आप आरएमसी जा रहे हैं। लेकिन टोटल स्कोर तो पता ही है इसका, हाँ, 291 है टोटल स्कोर है, और काफी अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर है। और आप आरुष सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे, या इंटरेस्ट नहीं होता था बिल्कुल कि मैथ्स इंग्लिश जी के कौन पढ़े इतना, यार पढ़ना पड़ता है, या कभी पापा को बोले कि हमें आरएमएस से क्यों निकाल लिया, हमें आरएमएस में पढ़ने देते, ऐसा कभी कुछ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ अगर कभी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट रख के उसके बाद उस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देते थे। अच्छा, आपके इस सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो एक सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का तो रहा ही है, मगर सबसे ज़्यादा किसका रहा है? फादर का या मदर का? सर सबसे ज़्यादा तो फादर का ही रहा है। अच्छा, तो इस सक्सेस को आप अपने फादर को डेडिकेट करना चाहोगे? नहीं, मैं इसमें इंटरवीन करूंगा सर। मेरा भी रोल है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन इनकी मदर का रोल ज़्यादा है। ओके। बिकॉज जीके वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश का जो स्टैटिक पोर्शन है, वो माँ की देन है। ओके। मतलब दिन में अपना किचन संभालना और उसके बाद 6-6 घंटे बच्चे को देना, ये बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, ऐसा नहीं, माँ का रोल प्रायर है, मेरा सेकेंडरी है। तो सर जैसे एक होता है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे लोग कलेक्टर बना रहे हैं क्या बच्चे को, इतनी कम एज के बच्चे को ये कर रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं क्या, ये सब भी आप फेस करते थे? बिल्कुल, ये होता है एक्चुअली। हमारी कॉलोनी में ही जो रहते हैं, कई 1-2 फ्लोर में फैमिलीज हैं, तो वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप इतनी क्यों मेहनत करा रहे हैं, अरे इतना क्यों टाइट कर रहे हैं, बच्चों को खेलने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर बच्चा एक स्ट्रीम में पहुंच जाएगा तो उसका अच्छा फ्यूचर होगा। ओके। तो आरुष तुम्हें पता है अभी जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल के बारे में? सर थोड़ा बहुत पता है। जैसे
सर सर वहाँ बहुत अच्छा है, पढ़ाई होती है वहाँ पे, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, इंडिया का रिजल्ट अच्छा जाता है। ओके, तो वहाँ खेलने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, या एनडीए में जाना चाह रहे हैं इसलिए? सर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब घर पे अभी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है? सर वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो यहाँ से अच्छा है। ड्रीम क्या है आपका? सर एयरफोर्स में जाना। एयरफोर्स में, ओके। तो एयरफोर्स तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते थे, आरएमसी से क्यों जा रहे हैं? सर आरआईएमसी के अंदर आपको एसएसबी के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है अच्छे से। ओके, आप उसी में पहले से पढ़। देखिए इतना छोटा सा बच्चा है और इसको अभी भी पता है कि हमें जब एसएसबी देना पड़ता है एनडीए के बाद, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि और कहीं नहीं है, केवल आरएमसी में। और भी आरएमएस हैं, सैनिक हैं, और भी हैं जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं एनडीए में, मगर जो अभी तक बोला जाता है कि आरएमसी का एक अपना है, तो वो है, उसमें नो डाउट। वहाँ के बच्चे भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं यदि पढ़ते हैं। तो सर जब आप इसका पेपर होने के बाद जब आप डिस्कस करते थे, इसके 2 क्वेश्चन गलत भी हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। बिल्कुल। आप मेरे से बोले कि सर इसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जो बिल्कुल मैंने कराया वही। तो मैंने आपसे बोला कि लिस्ट में इसका नाम होगा सर, आप देख लीजिएगा। तो आरुष उस समय क्या मेरी बात पे सर क्या ट्रस्ट था कि नहीं, कि क्या था कि नहीं होगा मेरा? एक्चुअली सर सबसे जब ये एग्ज़ाम दे करके आया था तब भले ही मुझे ट्रस्ट न रहा हो, लेकिन जब आपने नेक्स्ट डे बोला कि आरुष से सेम पेपर को सॉल्व कराइए और मुझे भेजिए, और उसके बाद जब आपने कहा कि आरुष के 290 प्लस आएंगे, तो मुझे बिलीव हो गया था कि आ जाएंगे। वेरी गुड। तो आरुष तुम्हें विश्वास था? हाँ सर मुझे तो था। हाँ, आरुष को विश्वास था। आरुष कहता था आप बोलते रहिए, मेरे नंबर इतने आए। आरुष कहता था। तो आरुष क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा इस बार? सर मुझे पता था कि मैं पेपर में क्या करके आया हूँ, मुझे अच्छे से पता था मेरे नंबर आएंगे उस चीज़ में। ओके, तो ये बताइए आरुष की उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल 2 क्वेश्चन जो नहीं कर पाए, आप वो सोच रहे थे, मगर आपको क्या लग रहा था कि जो चीजें मैंने क्लास में कराई सेम वही चीजें आई, कि या बिल्कुल अलग आ गया इसलिए? सर जो आपने क्लास में करवाई थी उससे ही मोस्टली पेपर आया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी का जो था, उसमें एवरेज स्विमिंग पूल एवरेज हाइट वाला जो क्वेश्चन था, और क्रिप्टोग्राम का क्वेश्चन था, और सर एक आपका याद नहीं है, पोल वाला। हाँ पोल जो और था, इंस्टॉलमेंट वाला, नहीं सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला जो था, याद है तुम्हें? उसको मैंने डाटा था कि इस क्वेश्चन को ऐसे करो, टाइम सेव होगा। नो डाउट। अभी तो देखिए एक स्ट्रगल होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और आपने वो स्ट्रगल फेस किया तभी वो आपने अचीव किया है। यू डिज़र्व इट। जो कोई भी रात को सो के सुबह उठे कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूं, पॉसिबल ही नहीं। एक मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस एक स्ट्रगल है, उसको एंजॉय करो। यदि आप उससे डरोगे, भागोगे, तो आप सक्सेस से उतनी ही दूर भागोगे। और आरुष आपने चाहे जैसे ही हो, मगर एंजॉय तो किया नहीं होगा स्ट्रगल का। अभी अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि आप अपने दोस्तों को, जो अभी आपके जूनियर हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी जाएंगे, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? सर उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी स्टडीज़ जो है उसको इंजॉय करके करिए, क्योंकि अगर आप उसको बिना इंजॉय किए करेंगे तो कुछ आपके माइंड में आएगा ही नहीं, आप उसको भूल जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। ओके, तो अपना रूटीन कैसे बनाते थे आप? हाँ सर, तो मैं 7 AM पे मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, और 7:30 से मेरा स्कूल होता है। तो स्कूल जाके फिर उसके बाद 2:30 पे वहाँ से मैं आता हूँ घर, और लंच वगैरह करके उसके बाद मतलब क्या कहेंगे 3 o'clock से लेकर के 4:30 तक मैं अपनी रिवीजन कर लेता था जो पिछले दिन मुझे पढ़ाया गया है। अच्छा, स्कूल के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो क्या अभी लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम स्कूल से क्या थोड़ा सा लीव लेते हैं? हाँ सर। तो फिर उसके बाद अपना क्या रूटीन रखते हैं? सर उसके बाद वही मैं फिर 8 o'clock पे उठता हूँ, क्योंकि लेट नाइट स्टडी करते हैं उसके बाद। तो 8 o'clock पे उठ के उसके बाद 9:30 से मैं अपनी स्टडी करना शुरू कर देता था आरएमसी के लिए। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में 1 hour 30 minutes या 2 hours के लिए मैथ्स के क्वेश्चन, और टारगेट उसका 30 से 50 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, ये कैसे आदत डाली 30 से 50?
सर पहले तो उसके पहले 30 क्वेश्चन किए, फिर 35, 40, फिर 50 तक ऐसे डेली 50 क्वेश्चन मैथ्स के? हाँ ओके। ये हम लोग टारगेट देते थे, अपने मन से करते थे? सर, आपने तो दिया ये टारगेट, आप रोज दे देते, साथ में थोड़े 20 to 30 क्वेश्चन अलग से मैं खुद करता था। अच्छा, अपनी तरफ से? ये अपनी तरफ से या पापा बोलते थे? तो पापा तो बोलते थे। अपने मन से कुछ नहीं? सर अपने मन से किया है। तो अपने मन से कितने करते थे? अपने मन से सर वैसे गिने नहीं मैंने। अच्छा, गिने नहीं। अच्छा, ये बताइए कितनी प्रैक्टिस की है? सर पूरी प्रैक्टिस कितनी की है? हाँ, कितने रजिस्टर आपने फिल किए? सर मतलब 450 पेजेस का एक रजिस्टर होता था, और ऐसे 7 to 8 रजिस्टर मैंने पूरे 6 मंथ्स में कंप्लीट किए हैं। मैथ्स या सारे सब्जेक्ट? मैथ्स के। मैथ्स के 7 to 8? थोड़ा सा काउंटिंग गलत बता रहा है, इसको याद नहीं होगा, गिना भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं एवरी 20 डेज में एक रजिस्टर ला के देता था। एवरी 20 डेज? कितने पेज का? 450 पेज का रजिस्टर होता है। ओके। और ये 20 डेज में ही फिनिश हो जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का एक भ्रम होता है कि ऑफलाइन से बच्चा पढ़ के आरएमसी निकाल सकता है, ऑनलाइन से नहीं? नहीं सर, मैं इस पे बिल्कुल, ऑफलाइन पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक एकेडमी में गया था, वहाँ मैंने पूरा सर्च किया, इवन वहाँ के डायरेक्टर मेरे पीछे लगे रहे कि यार उसको आप ऑफलाइन डाल दीजिए, आप छोटा बच्चा है। वहाँ पर 100-200 के बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा किस बच्चे की संगत में चला जाए जी। और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि 200 के 200 बच्चों पे फोकस करते हैं, वो तो चूज़ कर लेते हैं कि 8-10 बच्चे हैं जो हमें रिजल्ट दे सकते हैं जी। उन पे फोकस करते हैं। तो उसमें एक रिस्क होता है कि हम 10 साल के बच्चे को हम कहाँ डाल दें। जी। बच्चा हमारा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि हमें बच्चे का प्रॉपर, हमें उसका डेवलपमेंट भी करना है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा पहनना मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि हम माता पिता ऐश कर रहे हैं और बच्चा हमारा वहाँ स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं ऑफलाइन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैंने सैनिक की भी ऑफलाइन नहीं कराई, कोई नहीं कराई। और जब से मुझे आपका इंस्टीट्यूट मिला, मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। जितना नरिशमेंट हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो कोई कोचिंग वाला नहीं दे सकता है। जी जी, आप पढ़ा सकते हैं, आप एक रास्ता बता सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस खान पान का तो हमें ही ध्यान। बिल्कुल। देखिए सर, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं चाहे इस बच्चे को कराऊँ आरएमसी क्वालिफाई सेलेक्ट कराऊँ, या रिदान को क्वालिफाई सेलेक्ट कराऊँ, AIR1, या ईशांत है, या कोई भी किंजल, कोई भी बच्चे हों। सर आप देखिए ना, अभी यूपी का जो रिजल्ट आया, 11 बच्चे क्वालिफाइड हुए, आउट ऑफ 11 6-7 बच्चे तो आप ही के हैं, सब ऑनलाइन है। जी जी, सब ऑनलाइन है। मगर एक चीज़ मैंने देखी है सर, ये जो बच्चे को हम करा पाते हैं, इसमें मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं सुनेंगे, कि हम एक पथ प्रदर्शक हैं। बिल्कुल। मगर सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का आता है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहला ट्रस्ट करता है हम पे, दूसरा पेरेंट्स हमें सपोर्ट करता है, तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर ऑफलाइन हम कैसे कर पाएं। मैं फिर से कहता हूं कि यदि आपको अपने ऊपर डाउट है, आप नहीं कर सकते, तो आप बच्चे पे कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका बच्चा एग्जाम निकालेगा? बिल्कुल सर। ये बहुत, मैं अपना जो इतने साल का एक्सपीरियंस है ये बता रहा हूँ। यदि कोई पेरेंट्स कहता है कि, एक पेरेंट्स बोले कि सर ऑफलाइन में घर के पास आ जाओ, मैंने उनसे कहा कि आपको सिलेक्शन से मतलब है कि ऑफलाइन ऑनलाइन से मतलब है? बिल्कुल सर, वही कह रहा हूँ कि मतलब आप पेरेंट्स को भी उतना ही ईमानदार बनना पड़ेगा जितना कि इंस्टीट्यूट वाले ईमानदार बनते हैं। अगर पेरेंट्स ईमानदार नहीं है तो बच्चा कभी नहीं क्वालिफाई कर सकता है, उसको घोल के कोई नहीं पिला सकता। कोई नहीं। मैं तो आरुष का देखता था कि एग्जाम देखता था और मैं चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहता था, ये सोचता था पापा सो गए हैं, और जैसे इसकी उंगलियां चलनी बंद हो जाती थी मैं खट से उठ के पहुंच जाता था कि क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इतना हमें अवेयर रहना पड़ता है। बच्चा है, वो कभी भी भटक सकता है। बिल्कुल। हमें ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर आप जैसे बहुत सारे होते हैं पेरेंट्स में एक कि यार बच्चे को हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप आपको कभी कभी नहीं लगता था कि बच्चा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि हम बच्चे को इतना करेंगे तो बच्चा हमसे हेट करने लगेगा, ऐसा करने लगेगा, वैसा हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों को कैसा सोचते हैं? मैं सर ये इतना जानता हूँ कि आप जितना आप बच्चे को बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर रखेंगे, ब्रेन उतना ही डेवलप करता है। बिल्कुल। ये आरएमसी भी करती है। मुझे पता है कि आरएमसी में पेरेंट्स बताते हैं हमें कि हम
हमारा बच्चा 3 महीने से फ़ोन नहीं किया, 2 महीने से फ़ोन नहीं किया। जब पता चलता है तो पता लगा उनका इतना शेड्यूल फिक्स होता है, बिजी होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल सर। स्टार्टिंग के 1-2 महीने बच्चे बस, फिर उसके बाद उनका बहुत, क्योंकि वो उतना इंगेज रखते हैं, माइंड को एक्टिव रखते हैं कि बच्चों को टाइम ही नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को आप अगर जरा भी थोड़ा सा आप सुविधाएं ज़्यादा दे दीजिए, आगे चल के उनको एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब डेवलप होता है। हाँ, तो उससे तो बच्चे को बचाना है। तो आरुष, अभी आपको किसी को प्रूफ करना था कि मैं आरएमसी एग्ज़ाम, देखिए मैंने निकाल दिया, कोई आपको बार बार ताने मारता हो कुछ? पापा पापा मारते थे ताने, तेरे अंदर हिम्मत नहीं, तू नहीं क्यों निकाल आरुष? सकता। कुछ ऐसा? इसने खैर मुझे प्रूफ किया है, आरएमएस में भी इसने प्रूफ किया, आरआईएम क्यों आरुष? प्रूफ किया। सर डरो नहीं, आज बोल दो। बोलो। लगता था किसी को प्रूफ करना है कि नहीं मुझे दिखाना है, या नितिन सर को, या पापा को, या अनिल सर को, सीना मैम को, या मम्मी को, या फूफा को, या बुआ को, किसी को, या पड़ोसी को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पापा का था थोड़ा सा। क्या मुझे दिखाना है? हाँ अच्छा, जब आप फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन किए और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब आपको क्या लगता था कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि क्या है? सर तब कुछ नहीं समझ आता था मुझे क्यों? सर, तब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आते थे। अच्छा, अभी अब सर आगे। सारे? तो अभी जो पेपर आपने मतलब जो दिया था उसमें आप मतलब कॉन्फिडेंट थे? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए कि अपने जो क्वेश्चन को, मतलब जो कंसेप्ट है, जब फाउंडेशन क्लासेस में आके क्या चेंजेस हुआ, पहले क्या था? सर पहले क्या था कि कंसेप्ट बिना पढ़े क्वेश्चन डायरेक्ट करना शुरू कर दो तो उसमें कुछ आते थे, और कुछ जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड होते थे वो कई बार नहीं आते थे। जी। अब फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, पहले कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज किया, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि इसमें सर सबसे अच्छा है फाउंडेशन क्लासेस से जो मिला, कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म थे जो इनको पता ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ ओके। पहले लिखना पड़ता था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज दिस। दूसरा मैंने देखा कि कुछ जो आपने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए स्पीड वालों में कि आपको कैसे इक्वेशन बनानी है, वो चीज़ें नहीं पता थी। बड़ा इसका जो मेथड होता था बड़ा लॉन्ग होता था, उस चक्कर में पेपर नहीं कर पाता था, छूटता था पेपर। इसका आपका भी पहला टेस्ट हुआ था, बिल्कुल छूट गया था इसका। जब आपके पहले मॉक टेस्ट में कितना, हाँ वीकली टेस्ट में कितना स्कोर था इसका? मुझे लगता है 80 के आसपास थे इसके फर्स्ट मॉक में। देन फिर ये डाउन हुआ, 50 के आसपास गया, और फिर उसके बाद ये 100 के अराउंड ही रहता था। फिर बाद में थोड़े बढ़े। हाँ 150। हाईएस्ट स्कोर कितना गया है हमारे यहाँ? आपके यहाँ तो हाईएस्ट स्कोर आपका? हाँ मेरा 180 गया है। 180। और कितने से एक वो जो सिंप्लीफिकेशन वाला था, क्योंकि वो इसको बहुत अच्छे से आता था इसलिए 180 चला गया था उसमें इसका। और उसके बाद 180 के बाद 180 के बाद हाईएस्ट मेरा 154 गया है। 154। तो अभी आप आरएमसी का कोई भी पेपर हो दिया जाए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ सर। इतना कॉन्फिडेंट? हाँ। अरे वाह, ग्रेट। नहीं, अब तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ ये कर जाएगा। अरे वाह, बिल्कुल। और आपको आपके कोचिंग में तीनों टीचर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। जीएस के हों, इंग्लिश के टीचर हों, अनिल सर हों, सीना मैम हो, बहुत अच्छी हैं। मैं आवर एकेडमी से अगर कंपेयर करता हूँ तो वहाँ की जो इंग्लिश की टीचर थी वो इतना शॉर्ट में और हाई में पढ़ाती थी कि हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करना है। बट जब अनिल सर ने पढ़ाया, सीना मैम ने पढ़ाया, तो इसको फंडे क्लियर हुए, तब जा कर के इंग्लिश में इसकी अच्छी हुई। आज इंग्लिश में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। जीके में भी बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, और इतना आरएमएस क्वालिफाई किया, जीके तो होगा ही ठीक। हाँ, और जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने सब्जेक्ट का नाम लिया, मैंने एक चीज़ पूछा आपसे, ये सेक्शन बी में आप कैसे वर्क करते थे बच्चों को? जैसे हम लोग कॉपी चेक करके देते हैं, जैसे पेरेंट्स का बहुत सारा रहता है, कॉपी चेकिंग तो बहुत सारी हो रही है, बहुत लोग स्टार्ट भी किए हमें देख के, मगर हम लोगों की कॉपी चेकिंग में क्या स्पेशलाइजेशन है? सर आपकी जो स्टेप मार्किंग है वो चीज़ है, प्लस आप ही गाइड करते थे। हमें तो कुछ नहीं पता था कि हम सेक्शन बी को कैसे क्या करना है, सेक्शन सब गाइड। आप देखिए ना, जब आपके मॉक होते थे, लास्ट के आधे घंटे बचते थे, आपका फ़ोन आ जाता था और उसको बोलिए कि अब जितना आता है उतना फटाफट करे, जल्दी से सेक्शन ए को कवर करे।
हम लोगों को कहाँ पता था, इसी वजह से इसका पहला अटेम्प्ट रह गया था, नहीं तो ये पहले अटेम्प्ट में निकलता अगर आपके साथ होता तो। थैंक यू सर, थैंक यू। वो आपका बड़प्पन है। नहीं सर, ऐसा कौन कोचिंग का डायरेक्टर होता है जो 11 साढ़े 11 बजे रात में फ़ोन कर रहा है और पूछ रहा है कि यार उसने क्या किया। अरे बिल्कुल। तो आरुष, कभी डर नहीं लगता था हमसे? बहुत, कितनी बार मुर्गा बने हो? सर ऐसे गिना नहीं। कितनी बार? सर बनाऊंगा 30 बार तो बना ही हूँ। 30 टाइम। अच्छा, आपके क्लास में कौन ऐसा लगता था कि यार काश ऐसा मेरा हो जाए पेपर? सर पहले बैच में तो रिदान जैसा लगता था, रिदान के जैसा पेपर हो मेरा। फिर सर किंजल जो है वो उसके जैसा ही पेपर का मन होता था कि वो जैसा कर रहा है वैसा ही मेरा भी पेपर हो। अच्छा, ग्रेट। तो अभी आप देखिए, सब बच्चे वैसे ही हैं जैसे आप हो, बस जो मेहनत से चीज़ों को करता है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे अब सपोज दैट क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, अब जैसे आपके बच्चे, आपके बारे में बोलूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके पेरेंट्स ने बोला बेटा ये करना है, वो वही कर रहे हैं, जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, आप ऐसा हो जाए। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमने या पेरेंट्स ने दिया टास्क, इतना करिए, फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, पेपर स्टार्ट होने से पहले बोले मुझे कौन से रेस्टोरेंट ले चलोगे। आरएमसी का पेपर स्टार्ट हुआ उससे पहले बोले कि मुझे कौन सा रेस्टोरेंट ले चलोगे। ऐसे भी हैं। तो बेसिकली बच्चों, आप में जो सुन रहे हैं, आप में सिंसियरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आप में एक रेगुलरिटी डेवलप करनी पड़ेगी खुद, तभी आप आरएमसी के बारे में सोचें। नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में जाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेगुलेटरी तो कंपलसरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हमारा आरुष कम से कम 13 से 14 घंटे डेली का था इसका शेड्यूल। जिस दिन छुट्टी होती थी स्कूल की, उस दिन 13 से 14 घंटे से कम नहीं पड़ता था। मुझे इस पे बिलीव था, क्योंकि आप जब मुझे मिले थे, बोले थे सर मुझे बस बैनर में आपके दिखना है यार, तो मैंने आपसे कहा था कि सर दिखेगा आपको। बिल्कुल। और वो हो गया, और आप अब एक अटेम्प्ट पहले ही चले जा रहे हैं आरएमसी। और सबसे अच्छा ये लगा कि देखिए जो आपने स्कोर एक्सपेक्ट किया था और वही स्कोर आया। हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि यही मार्क्स आएंगे, 290 प्लस आएगा और 290 प्लस है। और आपने ये भी बोल दिया था 290 प्लस आएगा तो ये जाएगा आरआईएमसी। हाँ। और ये जा रहा है। तो आरुष, अपने जो बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उनके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? सब बात सुनना शुरू कर दें। क्यों? सर बिना उसके आरआईएमसी निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये आप एक्सेप्ट करते हैं? तो तुम्हें लगता है कि यदि आप पेरेंट्स की बात ना सुनते तो क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते? नहीं सर। वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि आपको लाइफ में आगे जाने के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके की चीज़ें, अब आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो अब आरएमसी चले जाएंगे, अब तो पेरेंट्स रहेंगे नहीं। सर उसके बाद आपको खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। पढ़ाई पे फोकस करना है, खेलने पे भी फोकस करना है, लेकिन ये ना हो कि आपकी पढ़ाई उसकी जगह छूट जाए। ग्रेट। तो अभी आपको हमारे यहाँ सारे टीचरों में सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? मैं तो हूँगा नहीं। कौन लगता है? सर इंग्लिश में अनिल सर और शीना मैम दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं हूँगा ही नहीं। अच्छा, मैं क्यों नहीं हूँगा? टीचर सभी अच्छे हैं, बट एक गार्जियन का रोल आपने प्ले किया। थैंक यू सर। बट हमें कोई नहीं पसंद करता, रीज़न है क्योंकि डांटते बहुत है, मुर्गा बहुत बनाते हैं। ऐसा है? तुम्हारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आज बता दो मेरे को भी। ऐसा चलता है? तुम लोग आपस में तो बात करते होगे, अरे नितिन सर बड़े गंदे हैं, डांट देते हैं। नहीं, अभी ऐसे तो किसी से नहीं बात की, लेकिन हाँ ऐसे तो किसी से बात नहीं की, लेकिन जिनने भी बताया सबको शीना मैम अनिल सर ही नाम लिया है। अच्छा। मेरा कोई नाम नहीं लेता। अरे राम राम राम, क्या होगा मेरा? अच्छी बात है कि मेरा नाम लो या ना लो, बट आप आरएमसी जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? नहीं, मैं इसमें ज़रूर इंटरप्ट करूँगा कि जो आपका हित चाहता है वो ज़रूर आपके लिए पनिशमेंट ज़रूर देगा, और जो आपके सामने मीठा बोलेगा ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। आप क्लास में आते हैं तो सब बच्चे साइलेंट रहते हैं, नहीं तो मैंने तो अनिल सर की तो एक क्लास में देखी थी कि बिल्कुल अनिल सर को बच्चों ने घुमा दिया था बिल्कुल अच्छे से। तो स्ट्रिक्ट ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, टीचर को स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी। देखिए मैं बताऊं कि हम लोग जब बैचेस स्टार्ट किए, तो हमने जब फाउंडेशन क्लासेस की नींव रखी, तो हमने 2 वे कम्युनिकेशन रखा, जूम क्लासेस। जी।
जो कि इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई चैट बंद करके डिसेबल करके, अदर इंस्टीट्यूट में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, टीचर को कोई मतलब नहीं, आपने फीस पे कर दिया। अब क्या है कि जब हमने देखा कि इसका बच्चों का एक कैमरा ऑन है, चीज़ें हैं, तो हमें एक उसमें रिदम दिखता है। फिर दूसरी चीज़ एक ये लगता है कि जो बच्चे हैं, यदि सबका कैमरा ऑन है और माइक ऑन है, यदि आप इनको डिसिप्लिन और अपना इस तरीके से इंगेजमेंट नहीं रखेंगे, तो ये स्कूल के टीचरों को बोल देते हैं कि मैडम, यार रील वायरल हुई थी ना, आज देखो मैडम लिपस्टिक लाली लगा के आई है ना, तुमने देखी होगी, नहीं देखी, तो वैसा ही हो जाता है कि देखो आज सर ये शर्ट पहन के आए हैं और हाय हेलो सर, हेलो हाय हेलो गुड इवनिंग, ये तो एक्चुअली 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग 45 मिनट ही पढ़ा पाते, बाकी ऐसे ही चला जाता है। तो बेसिकली हम लोग एक फाउंडेशन क्लासेस इसलिए नहीं अलग है क्योंकि वो पढ़ा रहा है, वो इसलिए अलग है क्योंकि उसके अंदर यहाँ डिसिप्लिन है। बिल्कुल, टू वे कम्युनिकेशन विद डिसिप्लिन। बिल्कुल, मुझे याद है मेरी बैच में 60 to 70 बच्चे एक बार थे, और कोई बच्चा 2-2.5-3 घंटे क्लास ली थी एक बार 12 बजे, याद है 12 PM पे ज्योमेट्री पढ़ाई थी। कोई भी बच्चा आवाज कर रहा हो, पिन ड्रॉप साइलेंस ऑनलाइन में, नहीं सर, ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। कई बार तो मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा कौन टीचर होता है कि मान लीजिए आपकी यूट्यूब में क्लास चल रही है और आप मेरे पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आरुष से बोलिए ज्वाइन करे। कौन ध्यान देता है, कौन किसके लिए करता है? कोई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे थोड़ी ना ले रहे हैं। बिल्कुल। आप उतने कम पे में और इतना ज़्यादा आप अगर मेहनत कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो ये कोई नहीं कर सकता। मेरी भी एक एज है 47 की, मैंने भी दुनिया बहुत देखी, ऐसा टीचर मैंने नहीं देखा। तो सर पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं बच्चे के? पेरेंट्स को मैं यही सजेशन दूंगा कि कभी भी अपने बच्चे पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ओके, बच्चे हैं ये बहक जाते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। बच्चे पे एक टेढ़ी नज़र ज़रूर होनी चाहिए फादर की, कि जिससे बच्चे को लगे कि हाँ हमारे ऊपर नज़र है। मैं जाता था क्लिनिक, देख के जाता था कितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, और आके चेक करता था कितने किए। आरुष फादर क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। क्या चीज़ सही है? हाँ सर, सही है। अभी तुम्हें सही नहीं लग रही, जब तुम 35-40 के होगे तब तुम्हें तब पता चलेगा। वो जो कह रहे हैं उस बात में बहुत, देखो मैं तुमको एक छोटा सा, सारे बच्चे आप भी समझिए, आपको लगता है कि ये गलत है, आप रील देखने बैठते हैं, अरे 2 मिनट देख लेंगे, ये देख ले, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। वो 2 मिनट कब 30 मिनट में, कब 1 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं पता। फिर बाद में गिल्ट होता है कि मैंने टाइम क्यों किल किया। होता है होता है, इतना तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ होता है ना। तो बेसिकली वही कह रहे हैं, उस 2 मिनट के पीछे आप ये सोचिए ना कि फादर का विश्वास टूट जाता है। विश्वास टूट रहा। तो बेसिकली आप लोगों को, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, ये बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे हम यदि, और दूसरी चीज़ लोगों को लगता है कि ऑनलाइन हम कैसे दे दें डिवाइसेस, ये कर दे वो कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों से टेक्नोलॉजी में 21 सेंचुरी में दूर रख ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रख सकते। आप कितना चाह लें, नहीं दूर रख सकते। बच्चे हमसे ज़्यादा उस चीज़ में तेज हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अपने मोबाइल को इतना नहीं ऑपरेट कर पाऊंगा जितना ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट इनका लगा हुआ है। तो मैं आरुष एक बार याद है, मैंने बगैर दूर बैठे बैठे एक बार बोल दिया था, तुम रील देखते हो ना क्लास में। बिल्कुल। कैसे ऑब्जर्व किया मैंने? सर वो नहीं पता। आज मैं ब्रॉडकास्ट में बताऊंगा, बताओ कैसे ऑब्जर्व किया? सर फेशियल जेस्चर से नहीं, मैं बताता हूँ। आज तुमने YouTube पे मेरी लाइव क्लास में कुछ कमेंट किए थे, उस कमेंट की लैंग्वेज से आप समझे, तुमने कुछ वर्ड यूज़ किए थे जो इन्फ्लुएंसर वर्ड होते हैं। इन्फ्लुएंसर वर्ड समझते हो? जो इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, समझे? जैसे तुमने बॉट यूज़ किया या कुछ यूज़ किया, तो बेसिकली कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि कोई बच्चा है, अब जैसे मैं बोलूँ कोई बच्चा लिख रहा है कमेंट में सिस्टम फाड़ देंगे, तो ये वर्ड कहाँ से है? सर यूट्यूब से ही हुआ है सर। तो फिर तो मैं क्या सोचूंगा किसने है? बिल्कुल, रील देखा है, वहीं से सीखा है। वहीं से, क्योंकि आप लोग कहाँ से सीखोगे? हम ही लोगों से तो सीख रहे हो। पापा सिखा नहीं रहे, मम्मी सिखा नहीं रहे, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, तो तीसरा कहाँ से सीखोगे? ऐसे गेस करते हैं हम लोग। अब समझ में आया? हाँ सर, याद भी आ गया। हाँ, गेस कर लिया ना, सिस्टम फाड़ देंगे।
तो बेसिकली हम उसी तरीके से ऑब्जर्व करके बता देते हैं। और मैंने आपके पेरेंट्स से किसी से नहीं पूछा था कि आप रील देखते हो कि नहीं, आप मैंने आपको डायरेक्टली क्लास में पूछा था और आपने एक्सेप्ट भी किया था। तो देखिए हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं हम इसी तरीके से गाइड करते हैं। बस आप देखिए एक चीज़ और है, हमारे पास क्या है कि एक रिजल्ट है, हम इंस्टीट्यूट हैं, हम दिखा के अभी नेक्स्ट सेशन दूसरे बच्चे, दूसरा सेशन फिर बच्चे बहुत सारे पढ़ा के भेज दिए। मगर ये बच्चा और पेरेंट्स सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की परवरिश को लेके वो 50% हल्का हो गया। बिल्कुल। और एक बच्चे का कि उसको ग्रूम करना है तो ग्रूमिंग का एक इंस्टीट्यूशन मिल गया, वो हल्का हो गया। ये बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ में आएगा जब आफ्टर 12 वो एनडीए की 17-18 साल के हो जब वो एनडीए क्वालिफाई करके एंट्री करेगा, जब उसको रिवार्ड मिलेंगे, जब उसकी परेड, तब पता चलेगा जब कि वो कहाँ पे है, अभी है, क्या कर रहा है। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है पेरेंट्स पीछे पड़े, ये पड़े। तो ये आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके फादर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाया। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आपका जो पूरा सिलेक्शन है, हम तो फाउंडेशन क्लासेस का एक रोल है, एक पार्ट है, ये पूरा सिलेक्शन आपके फादर की देन है। ये आपका रिजल्ट, यदि आपके फादर इस तरीके के ना होते, मदर को भी मैं इंक्लूड करता हूँ, बट मेरी जो ज़्यादातर बात होती है, जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक इमोशन है, एक मेहनत है, एक हार्ड वर्क है, एक जुनून है, एक तरीके से बोला जाए कि नहीं हमें आरएमसी भेजना है, एक पागलपन है कि भाई हमें उसके लिए कुछ भी मेहनत कर सकते हैं। कभी कभी क्लिनिक भी छोड़ के आके आपको पढ़ाया है। हाँ सर। तो कभी आपने ये नहीं सोचा पापा क्यों क्लिनिक छोड़ा है? लगता था ना क्यों छोड़ा, जहाँ क्लिनिक नहीं लगता था? ऐसे नहीं सोचा सर कभी। लेकिन हाँ, ये है कि जब से फाउंडेशन क्लासेस इसने ज्वाइन किया, वो मेरा हेडेक थोड़ा कम हो गया था। अच्छा। पहले मुझे बहुत देखना पड़ता था, फिर आप इतना ज्यादा वर्कलोड ही डाल देते थे, कहाँ भाग के जाओगे? हाँ, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो मुर्गा बनोगे। अच्छा, ये 30-50 क्वेश्चन का जब हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको 30-40 डेली करके भेजने हैं, तो इरिटेशन नहीं हुई उस दिन? नहीं सर, सच बोलना, पहले दिन नहीं कर पाए थे आप? पहले दिन हाँ, वो तो नहीं कर पाया था मैं, लेकिन उसके बाद तो आदत पड़ ही गई थी। तो आप कर लेते हो 1 घंटे में 30? हाँ, 1 घंटे में 30 हो जाते हैं। अभी भी पेपर आरएमसी का छूटता है? नहीं सर, अब नहीं छूटते, पीवाईक्यू जो होते हैं नहीं होते, बिल्कुल नहीं छूटते? बिल्कुल नहीं छूटते। ओके। और इंग्लिश का पेपर नहीं छूटता? इंग्लिश का पेपर भी नहीं छूटता, पीवाईक्यू में जितने भी हैं। अच्छा। तो अभी आप आगे जो अपनी स्टडी है इसी तरीके पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे भी ये आपके ही संरक्षण में रहेगा। अरे सर, जब कभी भी RIMC से आएगा तो आप ही से पढ़ेगा। अरे सर, उस समय तक देखिए हम क्या कहाँ हैं क्या नहीं, बस ये है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं, अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से। आप जैसा ईमानदार टीचर नहीं देखा ना। थैंक यू सर। टीचर भाई हर बहुत टीचर हैं समाज में, लेकिन ईमानदारी बहुत कम लोगों में है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर बस पेरेंट्स, आप सभी लोग इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें, या इस एपिसोड में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लगेंगी आपको कि लगेगा कि भैया क्या है, हम क्यों RMC भेजें। तो ये मैं फिर से कहूँगा कि जिनको बड़े सपने देखने होते हैं या बड़े सपने देखने हैं, तो उनको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। कभी भी बच्चे को सुला के आप उसे एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा सकते, आपको उसको दौड़ाना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं, बिना मेहनत के कुछ बिल्कुल भी। भाग्य जब ही बनेगा जब आप मेहनत करेंगे। भाग्य सोता है जब मेहनत बिल्कुल करते हैं, तब भाग्य जगता है। बिल्कुल। और आप आरुष बैच में जब कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, तो क्या लगता है कि हमारी क्लास का वेट करते थे या सीना मैम या अनिल सर की क्लास का ज़्यादातर वेट? तो आपकी क्लास का वेट करता था ज़्यादा। क्यों? प्यार तो आप सीना मैम अनिल सर को करते हैं। सर वो अलग है, लेकिन आपकी क्लास के अंदर मजा आती थी। क्यों? दूसरों को पनिशमेंट खाते हुए देखो, फिर खुद भी लो। अच्छा, ये मजा आती, दूसरा खा रहा है कि नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा पनिशमेंट कौन पाया है? सर मेरे साथ पहले मैच में शुभम ने लिए सबसे ज्यादा। अच्छा,
ओके, शुभम ने? हाँ। और शुभम भी अब जा रहा है तुम्हारे साथ? भी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड जा रहा है, वहाँ मिलेगा अंदर, वो भी अब काफ़ी वेट कम हो गया है, काफ़ी सुधर भी गया है, बहुत अच्छा है। तो आरुष, गॉड ब्लेस यू, और आगे बहुत आगे जाओ, आप बहुत आगे जाओ। आप, मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े अचीवमेंट पे जाओ, अपने फादर, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। और आप जिस सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने फादर की सारी बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, चाहे रो के या हंस के, सबसे अच्छी चीज़ है। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आप आज RMC जा रहे हैं। जाएगा इसी वजह से, अगर ये मेरी बातों को ना फॉलो करता तो जाता भी नहीं है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल अब रेडी हैं और जाइए, अपना पढ़िए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जितने भी यूजर्स देख रहे हैं, और आप सभी लोग भी इन चीज़ों से सीखिए और आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बच्चों से मेहनत कराते रहिए। आप बच्चे को समझिए सबसे पहले कि आप बच्चों को सबसे पहले समझिए कि आपके बच्चे किस लेवल पे हैं, फिर उनको वहाँ से पिक करके स्टार्ट करिए। ध्यान रखिए, फाउंडेशन क्लासेस पे तभी ज्वाइन करिए जब आप में मेहनत का जज्बा है, जुनून है, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस के टीचर आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब टीचर आपसे ज़्यादा मेहनत करता है तो ये उम्मीद रखता है कि आप उनसे ज़्यादा मेहनत करें, और यही हमारा सक्सेस का मेन सोर्स है। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार। हेलो एवरीवन, तो आरुष सब जाने वाले हैं, तो हम इनकी मदर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और एक इमोशनल मोमेंट होता है माँ के लिए। तो मैम, आपको क्या फील हो रहा है जब अब आप तो आरुष RMC जा रहे हैं, क्या इमोशनल है? बिल्कुल सर, एज ए मदर इमोशनल हूँ मैं जी। आरुष, आपको क्या लगता है माँ को, मम्मी को लेके, मम्मी को छोड़ने में थोड़ा सा, यार कोई बात नहीं, बहुत मारते डांटते तो छोड़ो यार, जा रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा रहेगा अभी रहेगा कुछ दिन, फिर भूल जाओ। हाँ। तो मैम, आप इसको कैसे स्टडी पे हेल्प करते थे? सर डिफ़िकल्ट तो होता था, लेकिन इनके फादर का जो सपोर्ट रहता है ना, कि सोर्स ऑफ इनकम तो वही है घर में, है ना, तो वो क्लिनिक भी देखते थे, बच्चे को भी देखते थे। मैं मतलब इसके पापा का जो रोल रहा है ना, इसी वजह से आज ये इस पोजीशन पे है। ओके, तो आपका रोल कुछ नहीं रहा है? मेरा रोल रहा है, लेकिन मैंने जैसे GK और इंग्लिश का काम किया है, इसको मतलब रिवाइज कराने में हेल्प करती थी मैं, किचन का काम भी देख लेती थी, इस पे ध्यान देती थी। सोशल लाइफ बिल्कुल बंद कर देते थे, वो बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि हम दो जगह नहीं इन्वॉल्व हो सकते, फिर हम बच्चे का फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। और देन जब फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन की ना सर, सबसे अच्छी चीज़ लगी वो जो 2 वे कम्युनिकेशन रहता है ना, जूम क्लासेस। बिल्कुल, उसमें जो हमारा वर्कलोड है वो कम होता है। है ना, कि मतलब 3 नजरें हैं उसके ऊपर, उसकी खुद की तो है ही, कैमरा ऑन है ना, वहाँ से सर देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ, हम थोड़े से फ्री हुए उस टाइम पे कि चलिए हमें कहीं काम पे जाना है। इनफैक्ट में तो क्लास चलती है, तो जो टीचर क्लास ले रहा है, तो जैसे कि हम क्लास शुरू होने के पहले कहीं गए हैं, तो क्लास जैसे अनिल सर की है, तो मैंने तो क्लास में पूछ लेते, एक्सक्यूज़ मी सर, क्लास कितने बजे शुरू हुई थी, आरुष ने कितने बजे ज्वाइन किया था। तो मतलब हम फ्री हो गए वहाँ से, थोड़ा सा रिवीजन कराया है उसका, लेकिन फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कराने के बाद मतलब यदि हमने पहले अटेम्प्ट में भी यही किया होता तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता। तुम्हें ऐसा लगता है आरुष, यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ होते तो तुम क्वालिफाई कर जाते? हाँ सर, हो जाता अगर मैं इसी तरीके मेहनत करता जिस तरीके से मैंने सेकंड में की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत नहीं की थी? सर की थी, लेकिन मेहनत के साथ उसकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। इट मीन्स मतलब जो PYQs हों या जो आपके खुद के मॉक टेस्ट हैं, बच्चे इतना मतलब रिवीजन करते हैं उसका, मतलब यूज टू हो जाते हैं। राइटिंग वर्क हो, मतलब राइटिंग वर्क कितना इम्प्रूव हुआ इसका, मतलब इतनी चीजें रहती हैं कि मतलब जो तरीका रहता है कि मतलब आपने एक किसी चीज को आपने तैयार किया है, तो उसको बाई चांस सेम नहीं आता है टॉपिक, तो आपको दूसरी जगह कैसे यूज करना है, ये सीखा है इसने। आरुष, PYQ के सारे PYQ के मैथ्स के आंसर याद हैं आपको? मोस्ट ऑफ द? हाँ, मोस्ट ऑफ द याद है, वर्ड टू वर्ड। हाँ। अरे वाह, कितनी बार कर रखा है PYQ? सर आपकी बुक को मतलब PYQs को तो मैंने 3 से 4 बार करा होगा। ओके, ग्रेट। ऐसे इंग्लिश भी? हाँ सर, इंग्लिश में कॉम्पोजिशन वाला पार्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तभी आप सेलेक्ट हो पाए। तो मैम, फाउंडेशन क्लासेस का जो मॉक टेस्ट होता है, उसमें जब मार्क्स कम आते थे तो कैसे आप उसको फिर पॉजिटिव करते थे? सर देखिए, जो मतलब आपकी जो स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी वो अच्छी भी है,
बच्चे कई बार उससे डिमोटिवेट होते थे कि इनको लगता है कि हमने इतना लिखा हुआ है लेकिन नंबर क्यों नहीं मिले। तो फिर हम उसको समझाते थे कि भाई कम मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं लेकिन वहाँ अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो अनिल सर एक चीज़ कहते थे जी मैं कि सर आरुष का सिलेक्शन होना, जी बिल्कुल, वो कहते थे हाँ। क्योंकि आप लोगों का इतना सेक्रीफाइस है इनके रिजल्ट में और ये आप लोगों को मिला। नहीं एक्चुअली में सर जीता तो आपका भरोसा है, हम लोगों को आरुष पे भरोसा था, है ना। जिस तरीके से जिस पाथ पे ये चला है ना, जो आपने चलाया है, इनफैक्ट जब आपने बोला था, आप कई बार मुझसे बोले थे कि नहीं आरुष जाएगा, RIMC जाएगा। इनफैक्ट जब 1 जून को ये पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर में जा रहा था, आपका बर्थडे था, तो इसने बर्थडे विश किया, हमने भी विश किया, हमने कहा सर गिफ्ट आपको आरुष देगा रिजल्ट से। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आरुष जो आप इस तरीके की चीज़ें फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से अचीव कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी पेरेंट्स का आपको ऊपर सपोर्ट रहा है और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाए। मैम कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि बच्चा नहीं सुन रहा है या कुछ? जी जी सर, बिल्कुल लगता था, इरिटेशन भी होता था। इनफैक्ट कई बार मैं भी इस पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल देते हैं हम करने के बाद, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ होता है और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, बच्चे से भी करती हूँ और पेरेंट्स को कर लेनी चाहिए कई बार, मतलब दोनों में से किसी एक को करनी चाहिए। एक का बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, नहीं तो बच्चे उसमें फ्री हो जाते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि हम जो भी कह रहे हैं, हो सकता है एज ए पेरेंट्स भी गलत हों, कई बार टीचर्स भी गलत हों, लेकिन आप जब उस चीज को अचीव कर लोगे तब आपको सारी चीजें सही लगेंगी। कि सब अपनी जगह सही थे, हो सकता है वो तरीका गलत हो रहा हो, लेकिन जो चीज आपके लिए अच्छी है, कोई भी पेरेंट्स ही है इस दुनिया में जो चाहते हैं कि बच्चा उनसे ऊपर जाए। कभी भी किसी भी इंसान का टीचर और पेरेंट्स बुरा नहीं सोच सकते, बिल्कुल, बाकी दुनिया बुरा सोच सकती। और हमने कहा जितनी पनिशमेंट आपको मिलती है, जितने भी शब्द आपको सर बोलते हैं, तो मैंने कहा उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। उस समय बिल्कुल बुरी लगती है, तुम्हारी जगह मैं हूँ, मुझे भी बुरी लगेगी, लेकिन उस चीज को समझो, वो मिल रही है तभी आपको तो वो चीज आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आरुष, अब आप लास्ट टाइम कुछ बच्चों को बोलना चाहेंगे? हाँ सर, यही बोलेंगे कि अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें और हार्ड वर्क की वजह से ही आप RIMC जा सकते हैं, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। वेरी गुड वेरी गुड। और नितिन सर की? पनिशमेंट वो भी जरूरी है। हाँ, वो प्रसाद है, क्या है? प्रसाद है। रो क्यों रहे हो? बड़े इमोशनल हो गए अपनी सक्सेस को लेके? नहीं सर। अरे रो नहीं, अच्छा रो नहीं। तो ये तुम्हारा डे है बेटा, तुम एंजॉय करो। तुम्हारे लिए इतने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है और तुमने इतना अच्छा सैक्रिफाइस किया है कि इतना पनिशमेंट मेरे लिए है और तुमको इतना डाटा है, बहुत सैक्रिफाइस किया है। इनफैक्ट सर, मतलब कई चीजें, कई बार ये बोलते हैं कहीं हमें जाना है तो ये बोलते हैं एक काम करो, छोटे वाले बेटे को लेके तुम साथ में चली जाओ। कभी नहीं सर, मन ही नहीं होता था कि ऐसे कैसे कर लेंगे जाके कि आरुष यहाँ पे है और हम जाके एंजॉय करके आ जाएं। ये खुशी के आंसू हैं कि दुख की जान मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा, या कि इतना स्ट्रगल हुआ? सर खुशी के। खुशी की। अरे वाह, अभी भी नहीं बोलेगा सर, अंदर बहुत सारी चीजें अंदर रख लेता है। गॉड ब्लेस यू, तुम बेस्ट ऑफिसर बनो और सर। पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और हम तो बस इसी के एक छोटी सी जर्नी के तुम्हारे हम एक सारथी हैं, बाकी तो अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, आप सभी लोग इसी तरीके मेहनत करिए, डांट खाइए, पनिशमेंट खाइए, बाद में इमोशनल होइए और आरुष की तरह बिल्कुल निर्भीक बनिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए और RMC जाइए। यूपी से अपने अटैम्प्ट ख़त्म होने से पहले सिलेक्शन लेना, फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ने और 6 महीने में पढ़ के सिलेक्शन लेना बड़ी बात है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।